हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 14 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के ऊपर क्या बोला है। इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इक्वालिटी की शुरुआत स्कूलों से होनी चाहिए। यहाँ पे आपको मैं चैलेंजेस बताऊंगा जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। फिर आप जीएस पेपर 2 में किस तरीके से जुडिशरी वर्क करती है, जो डिफरेंट पार्लियामेंट्स के एक्ट होते हैं उनको अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा पाता है तब उसमें कैसे सुप्रीम कोर्ट आकर के जजमेंट्स के द्वारा उसको एग्जीक्यूट करती है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अपहेल्ड करने का सुप्रीम कोर्ट काम करता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। इसी से कनेक्टेड आप ध्यान देंगे जीएस 222 में सवाल पूछा गया डायरेक्टली राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट क्या है, रिमेन इनएडिक्वेट इन प्रोमोटिंग एन इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। अब यहाँ पे आपको मैं वही सेम चीज़ बताऊं, क्योंकि चैलेंजेस जब डिस्कस करूंगा तो उन चैलेंजेस को आप यहाँ पे मेंशन कर पाएंगे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से प्रॉपर फॉर्म में जो आरटीई एक्ट है उसको नहीं इंप्लीमेंट किया जा पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फॉरेस्ट फायर हुई है कहाँ पे, जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि क्या रीज़न था जिस वजह से ये चीज़ हुई है। ऑन टॉप यहाँ पे ये है क्या, इसका हैबिटेट क्या है, इस जो आपका वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है इसमें किस तरीके से वेजिटेशन होता है, यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि क्यों जो स्मॉल टाउन्स होते हैं उनको रियल फ्रंटियर कहा जा रहा है इंडिया का जो अर्बनाइजेशन का फेस चल रहा है, मैं इस आर्टिकल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद आर्टिकल बात करता है प्रिवेंशन ऑन ऑफ करप्शन एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, वर्डिक्ट दिया है, और जो वर्डिक्ट दिया गया है वो स्प्लिट वर्डिक्ट है, मतलब किसी एक्स ने कुछ कहा है, वाई ने कुछ कहा है। तो मैं बताऊंगा दोनों ने क्या स्प्लिट जजमेंट दिया है, उसका क्या इम्पैक्ट है। सेक्शन 17 जो सेक्शन जिस सेक्शन की बात हो रही है उस सेक्शन के ऊपर आपको मैं समझाऊंगा कैसे यूपीएससी में सवाल पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कलर ब्लू का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे भारत के इतिहास में, कैसे ब्लू कलर को एज अ रेसिस्टेंस ऑफ कलर भी कहा जाता है। ये एक एडिटोरियल है जहां पे आपको मैं एक प्रॉपर फॉर्म में हर एक एस्पेक्ट जो कलर ब्लू से कनेक्टेड है, जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल क्या बात करता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट में जो कहा है पहले आपको वो बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जो इक्वालिटी है, जो समानता है, वो स्कूलों से ही स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल से बाहर आ चुका है, कॉलेज लाइफ हो चुकी है, तब आप उसको इक्वालिटी के प्रिंसिपल को बताओगे। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ कही गई है कि जो सामाजिक इक्वालिटी होती है या जो सामाजिक समानता जिसे कहते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो स्कूल लेवल पे ही स्टार्ट होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे हर एक आर्थिक या जिसे आप इकोनॉमिक कहते हैं सामाजिक बैकग्राउंड से जो अलग अलग बच्चे आते हैं सबके साथ घुल मिल के साथ में पढ़ते हैं। तो वहीं पे समानता को प्रॉपर तरीके से अपहेल्ड किया जाना चाहिए। और यही सेम चीज आरटीई एक्ट का विजन भी कहता है, क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका एक ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल पर्पस है। उद्देश्य क्या है उसका, कि जो बच्चे हर एक क्लासेस के, किसी भी कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक ग्रुप के हों, वो आपस में आकर के एजुकेशनल स्पेस को एक साथ शेयर करें। और इसी का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस कब मिला है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हुआ जब इसको आर्टिकल 21A में, जहां पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन ये है कि ये इंश्योर करे गवर्नमेंट कि बच्चों जो कि आपके वीकर या फिर डिसएडवांटेज सेक्शन से होते हैं उनका एडमिशन हो नेबरहुड के स्कूल्स में। और ये एक मैंडेटरी ड्यूटी होनी चाहिए सरकार की, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्क्रिशन पे हो रहा है कि चलो कर देते हैं, चलो देख लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक ड्यूटी है, ये एक रोल है जो उनको अपना निभाना पड़ेगा। और यहाँ पे जुडिशियल रोल के बारे में कहा है कि कोर्ट को एक्टिवली इंश्योर करना पड़ेगा कि इजी एक्सेस मिले जस्टिस का, और टाइमली रिलीफ मिलना चाहिए जब कभी राइट टू एजुकेशन को डिनाई किया जाए। तो ये चीजें क्या शो कर रही हैं, ये शो करता
करती हैं आरटी एक्ट का जो विजन है उसमें कैसे गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन क्या है और जुडिशरी की ऑब्लिगेशन क्या है। तो गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन थोड़ी सी एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, जुडिशरी की ऑब्लिगेशन कब है, जब वो कोई भी वायलेशन होता है आरटी एक्ट का। ठीक है, इसका लार्जर मैसेज क्या है, इन स्कूलिंग को इंक्लूसिव बनाना और इसे एक नेशनल मिशन बना देना जिससे भारत का जो पूरी तरीके से सोशल स्ट्रक्चर है उसको रीशेप किया जा सके। अब यहां पे बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहां पे परसिस्टेंट डिनायल हो रहा था आरटी एक्ट का, जो एडमिशंस होते हैं इस एक्ट के अंदर में वो डिनाई किए जा रहे थे, जबकि वैकेंट पोस्ट ऑलरेडी थी वहां पे। सोशल सेग्रीगेशन भी एक रीजन है स्कूल में, जिसकी वजह से जो आर्टिकल 21 का मेन कोर मैसेज है या कोर प्रिंसिपल जो है वो डिफीट हो जाता है। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी वीक हो जाता है स्टेट्स और स्कूल की तरफ से। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो वही सेम चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोई ना कोई कारण होगा, तो उन्हीं कारणों को हम चैलेंजेस बोलें, क्योंकि जो रेसिस्टेंस आता है प्राइवेट और इलाइट स्कूल्स की तरफ से उसकी वजह से प्रॉपर फॉर्म में जो हर एक डिफरेंट या लोअर वल्नरेबल सेक्शन के लोग होते हैं वो आ करके प्रॉपर नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पे पुअर मॉनिटरिंग और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल नहीं होता है, सोशल स्टिग्मा होता है क्लासरूम्स में कि ये इस कास्ट का वो उस कास्ट का, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो आरटी का एनफोर्समेंट है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, जो सोशल इंटीग्रेशन है उसको एक पुश मिलेगा बचपन से ही, जैसे ही बच्चा स्कूल में एंटर होता है तभी से उसे सिखाया जाएगा कि हर एक जाति धर्म संप्रदाय का इंसान समान तरीके से मिलजुल के साथ में रहना है। यहाँ पे जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है उसको भी एक प्रॉपर फॉर्म में एक्सपैंड कर ये करेगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है। जो लॉन्ग टर्म रिडक्शन होता है इनइक्वालिटी में उसको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या पॉइंट है, मैंने पहले आपको आर्टिकल लिया, आर्टिकल में आपको सबसे पहले क्या है करंट बताया, उसके बाद मैंने स्टैटिक पोर्शन बताया। अब उसकी बात करेंगे पीवाईक्यूज पे। तो आपको याद होगा सीएसपी मेथड क्या कह रहा है, सी फॉर करंट, एस फॉर स्टैटिक, पी फॉर पीवाईक्यूज। तो अब हम बात करते हैं पीवाईक्यूज पे। तो यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एज पर आरटी एक्ट टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन अ स्टेट, अ पर्सन शुड बी रिक्वायर्ड टू पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन बाय कंसर्न्ड स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। लेकिन आप ध्यान दोगे जो आरटी एक्ट है इसमें क्या कहा गया है, आरटी एक्ट में अगर प्राइमरी क्लास में टीच करना है तो वहां पे जो टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कंडक्ट होगा अकॉर्डेंस विद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस, क्योंकि आरटी जो एक्ट है किसी स्टेट नहीं बल्कि सेंटर की तरफ से पारित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 ओनली इज द राइट वन ओवर हियर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, एक फॉरेस्ट फायर लगी है कहां पे, जो कि वैली ऑफ फ्लावर आपका पार्क है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे जो वैली ऑफ फ्लावर पार्क है यहाँ पे इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कही जाती है उत्तराखंड में। यहाँ पे फायर ब्रोक आउट हुई थी, कहाँ पे पर्टिकुलरली कौन से इलाके में, जो आपका पेनखंडा फॉरेस्ट है, और ये चीज़ नंदा देवी नेशनल फॉरेस्ट की रेंज में आती है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पे आपको पता क्या होना चाहिए, पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ये जो वैली ऑफ फ्लावर है, ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब सिग्निफिकेंस समझने के लिए हमें पता होना चाहिए यहाँ पे इसकी लोकेशन, पहली चीज तो वो क्या है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आप ध्यान दोगे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क का स्टेटस क्या है, ऑब्वियसली बात है यूनेस्को वर्ल्ड की हेरिटेज साइट में भी आता है। वेजिटेशन ये जरूरी है, ये अल्पाइन मीडियम्स में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो एरिया है या वेजिटेशन है ये अल्पाइन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 600 अप्रॉक्सीमेटली फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज दिखेंगी। अगर कुछ क्ली फ्लावर्स भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ब्रह्म कमल, ब्लू पॉपी, ये सब क्या है, ये सब फ्लावर्स की स्पीशीज हैं जो मिलेंगी, जो कि रिच होती है मेडिसिनल और जो आपके एंडेमिक प्लांट्स के पर्पस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब क्लाइमेट की बात की जाए, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है वेजिटेशन क्या होगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अल्पाइन वेजिटेशन होगा, क्लाइमेट कोल्ड अल्पाइन क्लाइमेट होता है यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान दोगे तो इसकी खासियत क्या है, उसी के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टेम्परेट अल्पाइन जोन में कौन सा कंप्लीटली लाई कर रहा है नेशनल पार्क। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये अल्पाइन में लाई करता है, तो इसमें क्या आंसर होगा, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो आप देख रहे होंगे कैसे आपको यूज करना है एक्चुअली में। अब आपको अगर आपको पढ़ना है इन सब चीजों को तो एक बार आप वेजिटेशन को जाकर के इन डिटेल पढ़िए कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन क्या होते हैं, उन वेजिटेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं, और उन फीचर्स में कौन कौन से नेशनल पार्क्स या फिर जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज होती हैं वो कौन कौन सी उस
पर्टिकुलर वेजिटेशंस में आते हैं, जो भी आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी में इतना ही आपको समझना है। मेन जो रीजन था वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आपको समझाना था। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है कि क्या जो भारत के स्मॉल टाउन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अर्बनाइज हो रहे हैं, ये एक सिंपल सा सवाल पूछा गया है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ ये एग्जैक्टली है क्या। तो अभी क्या हो रहा है, बहुत ही रैपिड प्लॉरिफरेशन हो रहा है स्मॉल टाउन्स में। जो इंडिया के स्मॉल टाउन्स होते हैं उनको एक की साइट की तरीके से समझा जा रहा है अर्बनाइजेशन के लिए, मतलब शहरीकरण वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है स्मॉल स्मॉल टाउन्स में। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल जो है वो मूव कर रही है फ्रॉम कंजेस्टेड मेट्रोज, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो कैपिटल है वो मूव कर रही है उन स्मॉल टाउन्स पे, ताकि वहाँ पर भी क्या हो सके, वहाँ पे जाकर के अर्बनाइजेशन को किया जा सके। तो आपने जिन बच्चों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है या इन जनरल जब कभी अर्बनाइजेशन पढ़ते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो पेरिफेरी होती है किसी भी एक सिटी की, तो उसके साइड में उसके जो किनारे होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, वहाँ पे भी एक प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट स्लोली स्टार्ट होता है जब एक सेचुरेशन लेवल सेंटर पे हो जाता है। तो सवाल क्या उठता है कि कैसे इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इंडिया का जो अर्बन पैटर्न है वो शिफ्ट हो रहा है अर्बन ग्रोथ फ्रॉम मेगा सिटीज टू स्मॉल टाउन्स। तो ये क्या है, ये इम्पैक्ट ही तो है। जो अर्बनाइजेशन है अगर स्मॉल टाउन्स में होगा, और क्या है, लेबर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जो माइग्रेंट्स और रूरल वर्कर्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पर्टिकुलरली जो इनफॉर्मल और इनसिक्योर जॉब्स में होते हैं। इकोनॉमी की बात की जाए तो जो स्मॉल टाउन्स होते हैं वो लॉजिस्टिक्स और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के तरीके से या हब के तरीके से काम करते हैं। ये जो अर्बनाइजेशन जब स्मॉल टाउन्स में होता है तो ये इंपैक्ट दूसरे तरीके से भी करता है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अर्बनाइजेशन लीड्स टू पॉवर्टी, क्योंकि अगर अर्बनाइजेशन होगा, पैसा आएगा और पैसे का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो इससे पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ेगी, और जब पॉवर्टी बढ़ेगी तो उससे इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हो जीएस पेपर 3 में वो इन्वर्सली इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर गवर्नेंस लेवल पे बात की जाए तो जो म्यूनिसिपल कैपेसिटी है वो एक्सपोज हो सकती है या होती है इसमें, क्योंकि जब प्रॉपर फॉर्म में जो म्यूनिसिपल कैपेसिटी है या फिर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं वो वीक होंगे, प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाएगी, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो भी अर्बन इंफ्रा बनेगा स्मॉल टाउन्स में वो बहुत ज़्यादा स्टेबल सस्टेनेबल नहीं होगा। इन्वायरमेंट लेवल पे बात की जाए तो जब स्मॉल टाउन्स में अर्बनाइजेशन होगा तो जो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इकोलॉजिकल स्ट्रेस भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपको इतना ही पता होना है। अब अगर ध्यान दोगे तो जो कुछ भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है इसका मेन पर्पस ये है ताकि आपको मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ कि कैसे आपको फ्रेमवर्क बनाना है यूपीएससी का। ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। जीएस पेपर 3 में अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जीएस पेपर 1 में अगर आप ध्यान दोगे तो जो स्मॉल टाउन्स में रिसोर्सेज होते हैं उनका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, तो वहाँ पे आप ध्यान दोगे जीएस पेपर 1 में सेकंड लास्ट में की नेचुरल रिसोर्सेज वाला पॉइंट है, वो भी आप देख सकते हो कैसे इंपैक्ट होगा। ऑल यू नीड टू डू इज टू एस्टेब्लिश अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। जब आप ये करना स्टार्ट करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अब हुआ क्या है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया जो कि स्प्लिट वर्डिक्ट है। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ वर्डिक्ट ही बढ़ाऊंगा। जहाँ पे इशू क्या था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का एक सेक्शन है जिसका नाम सेक्शन 17A है। ये क्या कहता है, अब आप अगर इस एक्ट को समझोगे क्या कह रहा है, करप्शन को प्रिवेंट करने वाला एक्ट। ठीक है, मतलब किस तरीके से जो पब्लिक सर्विस होती है वहाँ पे कैसे करप्शन को प्रिवेंट किया जाए। तो इसके अंदर जो एक सेक्शन 17A ऐड किया गया था उसमें क्या होता है, अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट या किसी भी सिविल सर्वेंट के खिलाफ अगर कोई भी जांच करनी है, कोई भी प्रोसिक्यूशन करना है, तो वो प्रोसिक्यूट करने से पहले आपको क्या करना होगा, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का। अब जब ये प्रोविजन मेंशन है तो उससे बाकी लोगों को दिक्कत है, उन्हें लगा कि भैया इससे क्या होगा, तो शील्ड के तरीके से काम करेगा। जो पब्लिक सर्वेंट एक्चुअली में करप्ट हैं उनके ऊपर क्या होगा, अप्रूवल गवर्नमेंट देगी ही नहीं। तो ये 17A को चैलेंज किया गया, और जब चैलेंज किया गया तो उसी के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना अपना वर्डिक्ट दिया। तब हुआ क्या, जो आपका नगर रत्न है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया 17A जो है ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब यहाँ पे कहा है कि भैया ये जो प्रोविजन है ये सही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो सैंक्शनिंग होगी, सैंक्शनिंग अथॉरिटी की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का अप्रूवल हो रहा है तो जिस डिपार्टमेंट से जो बंदा है वही अप्रूवल तो कभी देगा ही नहीं,
तो इनके कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट सैंक्शनिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। अब जो नागरत्ना का व्यू है वो क्या कह रहा है, ये वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को, क्योंकि यहाँ पे इलीगल और अनइक्वल क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो आपको याद होगा जब आर्टिकल 13 मैंने आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 14 पढ़ाया था, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स बताए गए थे। अगर आपको याद होगा तो एक बताया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल नेक्सस, ये सारे डॉक्ट्रिन्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई डिफरेंट डिफरेंट केसेस में ये सारी चीज़ों को अपहेल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि आपने जो क्लासीफाई कर रखा है ये आर्बिट्री है, और ये जो आर्बिट्री है तो इस वजह से ये जो एंटी करप्शन लॉ बनाया है आपने, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसका जो मेन प्रोटेक्शन है या उसका जो मेन उद्देश्य है वो डिफीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहली चीज तो क्या है कि उन्होंने कहा है कि ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट भी है, किसने, जस्टिस नागरत्ना। तो अब यहाँ पे जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसमें से सवाल कहाँ से पूछेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो एज पर जस्टिस नागरत्ना व्यू, वो सारे पॉइंट्स मेंशन कर दोगे। प्रीलिम्स में पूछा जाएगा 17A पता होना चाहिए क्या बोलता है। अब यहाँ पे जो दूसरे जस्टिस थे विश्वनाथन, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज इतना है लेकिन इतने सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि हम इसको स्ट्रक डाउन कर दें। फिर उन्होंने कहा कि भैया ऐसा भी हो सकता है अगर हमने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया तो यहाँ पे जो मोटिवेटेड कंप्लेंट्स हैं, मतलब जबरदस्ती वाली पॉलिटिकल कंप्लेंट्स जो होंगी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, वो भी बढ़ सकती हैं। तो इस वजह से पॉलिसी को पैरालिसिस ना हो, जिस वजह से हमें क्या करना होगी, इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी होगी तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। जैसे लोकपाल लोकायुक्त बनाया गया है, तो इनका कहना है कि भैया आप कुछ ऐसा बना लीजिए आपस में कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कभी कुछ करना है तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बताएगी क्या आप कर सकते हो या नहीं ले सकते हो, अप्रूवल वहां से लिया जाए, उनके खुद के पेरेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो इसमें काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज थी जो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड की। अब बात करते हैं हम लोग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऊपर। तो ये मेन इंडिया का मेन एंटी करप्शन लॉ कहलाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, प्रिवेंट करना, इन्वेस्टिगेट करना और पनिश करना करप्शन को बाय जो किया जाता है पब्लिक सर्वेंट्स के। सेक्शन 17A ऑलरेडी बता दिया गया, 2018 के अमेंडमेंट में इसको लाया गया था। इसमें गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल का प्रोविजन है, अगर कोई पुलिस इंक्वायरी होना है तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा। प्रपोज किया गया है किस चीज़ को, मतलब इसका मेन पर्पस क्या है सेक्शन 17A का, जिससे जो ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको बचाया जा सके। कंट्रोवर्सी वही सेम चीज़ है। कंट्रोवर्सी में पहली चीज़ क्या है, जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए एक शील्ड के तरीके से काम कर सकता है, और जो एंटी करप्शन की इन्वेस्टिगेशन होती है उनको डीले या ब्लॉक कर सकता है। इसके साथ इसमें वॉयलेशन भी कहा जाता है कि ये जो एक्ट है पर्टिकुलरली 17A सेक्शन, ये वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को भी। ठीक है, तो ये एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है विद रिगार्ड टू जो मैंने आपको अभी समझाया, ये प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं MPSC 22 में। देखिए क्या कह रहा है, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पब्लिक सर्वेंट मीन्स एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट। क्या है, एब्सोल्युटली एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ लोकल अथॉरिटी, ऑब्वियसली बात है स्टेट के अंदर तो आ ही रहे। एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ऑब्वियसली कनेक्टेड तो है ही। एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल, तो इलेक्टोरल रोल भी तो एक पब्लिक का काम है। तो सारे के सारे जो हैं पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। अगर करप्शन करेंगे एक भी तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में इनको किया जाएगा प्रोसिक्यूट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल एक एडिटोरियल है, यहाँ पे बात हो रही है व्हाट इज ब्लू कलर। पहले आपको मैं समझाता हूँ, पर्टिकुलरली इंडिया का जो सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, या पर्टिकुलरली बात की जाए तो सामाजिक और राजनीतिक जो नजरिया है उससे, उसके कॉन्टेक्स्ट में ब्लू कलर का या जो नीला कलर है उसका क्या महत्व है। तो इसको सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस, इक्वालिटी और डिग्निटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको एसोसिएट किया जाता है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो सिविल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, उनके साथ जोड़ा जाता है। अब सवाल उठता है कि कैसे इवॉल्व हुआ इस कलर, जो ब्लू कलर है इसकी मीनिंग कैसे इवॉल्व हुई। तो आप ध्यान दोगे 1859 में जो इंडिगो रिवॉल्ट हुई थी वहाँ पे ब्लू को लिंक किया गया था पीसेंट के एक्सप्लॉइटेशन से, जहाँ पे इंडिगो कल्टिवेशन करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। तो उसे एक सिंबल माना गया, शुरुआती जो आपका एग्रेरियन रेसिस्टेंस होते हैं उस ब्लू कलर को एक सिंबल माना गया। फिर आप ध्यान दें कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह में इसी के ऊपर था कि ब्लू ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म हुआ एक सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस में, जो कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में भी बहुत इस्तेमाल हुआ है। यहीं पे मार्क भी हुआ है बर्थ ऑफ सत्याग्रह, पर्टिकुलरली इन इंडिया। फिर अगर आप ध्यान दोगे अम्बेडकराइट जो थे फेस, उसमें क्या हुआ था, जो ब्लू कलर था उसे एक कलर ऑफ दलित असर्शन भी माना गया, सोशल इक्वालिटी का भी माना गया। इसमें रिप्रेजेंटेशन हुआ कि जो कास्ट हायरार्की है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट किया जाए, और जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल
आइडेंटिटी है उसको क्या किया जाए, एम्ब्रेस किया जाए। तो ये अंबेडकर की फिलॉसफी पे भी बेस्ड है। अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबॉलिज्म में, तो जो अशोक चक्र का जो ब्लू है वो सिग्निफाई करता है जस्टिस को, राइट को, पीसफुल रेसिस्टेंस को। तो जो पूरा एडिटोरियल था इसका एक कॉन्टेक्स्ट अगर आपसे पूछा है तो क्या था, कॉन्टेक्स्ट ये है कि ब्लू कलर कैसे इवॉल्व हुआ, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, इतना ही आपको जानना है। और ये आप अपने मेंस में एज अ फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं जब भी आप आंसर लिखेंगे इसमें। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।